एनसीईआरटी जियोग्राफी एमसीक्यू का हम जो सीरीज कर रहे हैं, आज का जो हमारा होगा वो होगा 17th। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और यह खाद्यान्नों के अलावा विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि झूम कृषि प्रणाली भारत के केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है और इसे अन्य किसी भी देश में नहीं पाया जाता। और तीसरा कथन है, रोपण कृषि मुख्य रूप से एकल फसल पर आधारित होती है और इसमें चाय, कॉफी, रबर, गन्ना जैसी फसलें भी शामिल होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अब तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये तीनों ही कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आइए एक्सप्रेशन देखते हैं। तो भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और यह न केवल खाद्यान्न उत्पादन करती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यात योग्य वस्तुएं जैसे चाय, कॉफी, मसाले, इन सारी चीजों को भी उत्पन्न करती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें आपको फैक्ट के रूप में भी बिल्कुल याद होनी चाहिए कि 2/3 कृषि जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो कौन कौन सी होती है, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सारी चीजें। झूम है, तो झूम कहाँ होती है? वो केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है और भारत में कहीं भी ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह से भी इन सब चीज़ों को पूरा प्रिपेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इंडिया हैज 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन, खरीफ, रबी एंड जायद। स्टेटमेंट सेकंड इज सुगर केन इज द टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप एंड फाइंड greater success in rain-fed area. And statement 3 is after the green revolution, wheat and paddy crops began to be a widely grown in the state of the Punjab and Haryana. Which of the above statement is correct? तो यहाँ पे गन्ना एक कैसी फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है और इस पर वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक सफलता मिलती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 1 और 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में 3 प्रमुख शस्य ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। कौन कौन सी फसलें हैं आपको याद होनी चाहिए। तो खरीफ की है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। एंड रबी की है गेहूं, जौ, सरसों, मटर। एंड जायद की है तरबूज, खरबूज, खीरा और जौ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में जीन संशोधित फसलों का उपयोग कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, रेशेदार फसलों में कपास, जूट, रबर, तिल शामिल है। और तीसरा कथन है, भूदान आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों की खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराना था। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो भूदान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, ये विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू कराया गया था, है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत में बीटी कपास जो है एकमात्र स्वीकृत जीन संशोधित फसल है जिसे 2002 में व्यावसायिक रूप से अपनाया गया था। और जीएम फसलें मुख्य रूप से कीट प्रतिरोधक और उच्च उत्पादकता वाली होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तीसरा गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कृषि भूमि का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे जोतों में विभाजित होता जा रहा है जिससे किसानों की उत्पादकता और आय पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा कथन है, वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे कि उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। और तीसरा कथन है, गहन जीविका निर्वाह कृषि मुख्य रूप से भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां सिंचाई सुविधा की अधिकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है यानी स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। 1 और 3 करेक्ट है। भारत में भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण कृषि भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित होती जा रही है जिससे जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद हो रहा है। यह किसानों की आय को प्रभावित करता है और कृषि को आर्थिक रूप से अस्थिर बनाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज जो है ये वाणिज्यिक कृषि में जो उच्च बीजों वाले उपयोग है इन सारी चीजों का नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला कथन दिया गया है, जीन संशोधित फसलों में भारत सरकार ने केवल बीटी कपास को व्यावसायिक रूप से मान्यता दी है। दूसरा कथन है, भारत विश्व में चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। और तीसरा कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। तो दूसरा कथन, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक में पहले स्थान पर नहीं है वो, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और 3 सही होगा।
भारत में बीटी कपास को व्यावसायिक रूप से 2002 में मान्यता दी गई और अन्य जीएम फसलों को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला कथन इसमें दिया गया है, भारत की हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान की उपज बढ़ाने पर केंद्रित थी। दूसरा कथन है, श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और तीसरा कथन है, भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग 50% हिस्सा सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन ए, हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित थी, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यह जो हाइब्रिड बीज होते हैं, हाई वैरायटी जो ईल्ड्स होते हैं, वो रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों पर आधारित होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट पहला दिया गया है, भारत के प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है। दूसरा कथन है, कृषि संकट शब्द मुख्य रूप से कृषि ऋण, जलवायु परिवर्तन और बाजार मूल्य में गिरावट को संदर्भित करता है। और तीसरा कथन है, ग्रामदान आंदोलन भूदान आंदोलन का ही एक भाग था, जिसमें जमींदारों ने पूरी बस्तियां भूमिहीन किसानों को दान कर दी थी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत में प्रमुख मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी शामिल है और पोषण से भरपूर होते हैं और ये शुष्क जलवायु में उगाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड मिलेट्स एज द श्री अन्न इन 2023 लॉन्चिंग स्कीम to boost its production and export. Statement second is, India ranked first in wheat production in the world. And statement 3 is, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana PMKSY aim to provide water to every farm and improve water use efficiency. So which of the following statement are correct? Then option B is correct. सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो, क्यों? क्योंकि भारत जो है विश्व में गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं है। कौन है? कमेंट करिएगा हमें। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने बाजरा को श्री अन्न घोषित किया था और इसके उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी योजना शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। पहला कथन है, भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 60% हिस्सा वर्षा आधारित है। और दूसरा कथन है, कृषि अवसंरचना कोष किसानों को आधुनिक भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा कथन है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको कि ई नैम कहते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक पारदर्शी मूल्य खोजने में मदद करता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। भारत की लगभग 60% कृषि भूमि वर्षा आधारित है, जो मानसून पर निर्भर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। दूसरा कथन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नीली क्रांति का संबंध जो है जैविक कृषि से है। और तीसरा कथन दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त उर्वरकों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना है। तो जो भारत सरकार द्वारा नीली क्रांति है वो जैविक कृषि से रिलेटेड तो नहीं है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बाकी ये बताइए, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है किससे रिलेटेड है? कमेंट करिएगा। फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और किसानों की आय में वृद्धि करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य प्रमुख अनाज फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा कथन है, सामुदायिक कृषि विस्तार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जल संरक्षण और जैविक खेती की तकनीकों में प्रशिक्षित करना। और तीसरा कथन है, ऑर्गेनिक इंडिया मिशन जैविक कृषि को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने की एक सरकारी योजना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो जो सामुदायिक कृषि विस्तार कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जैविक खेती की तकनीकों में किसानों को प्रशिक्षित करना नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 और 2। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, चावल, दालों और तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007-8 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितनी है? 15 है। और जैविक कृषि का कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाता है और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जैविक और अजैविक उर्वरकों के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं।
ICAR के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में कितने हैं? 15 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला कथन है भारत में गोल्डन रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से बागवानी और मधुमक्खी पालन के विकास से संबंधित है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। और तीसरा कथन है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। तो दूसरा गलत होगा, बाकी तीसरा गलत होगा, बाकी एक और तो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध बागवानी और मधुमक्खी पालन से है। फलों, सब्जियों, फूलों और शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सो और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है, टॉप पर है ना। गेहूं, गन्ना, इन सब मामलों में वो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति केवल गेहूं और धान पर लागू होती है और राष्ट्रीय कृषि बाजार किसानों और खरीदारों के बीच ऑनलाइन व्यापार को सक्षम करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो MSP है वो केवल गेहूं और धान के लिए नहीं है, आई थिंक शायद 23 फसलों के लिए दिया जा रहा है, 23 या 24 फसलों के लिए है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जो जैविक खेती को बढ़ावा देती है और किसानों को जैविक उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करती है। एक और तीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला कथन इसमें दिया है कृषि निर्यात नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। दूसरा कथन है रेशम उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। और तीसरा कथन है जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय कृषि मानसूनी जल पर निर्भर करती है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत हैं। तो कृषि निर्यात नीति 2018 का जो उद्देश्य था कि भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, और रेशम उत्पादन में भारत का पहला जो स्थान वो पहला नहीं है। और उसके बाद फिर जलवायु परिवर्तन का जो भारतीय कृषि है वो वैसा नहीं हो सकता कि कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला कथन दिया गया भारत सरकार ने 2020 में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया जिसका उद्देश्य कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। दूसरा कथन है भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केवल गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केवल गेहूं और चावल के लिए नहीं था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2020 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य कृषि आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ई नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी फसल का सीधा बाजार से जोड़ने की सुविधा देता है। दूसरा कथन है भारत को अधिकांश कृषि भूमि का उपयोग रबी फसलों की खेती के लिए किया जाता है। और तीसरा कथन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, भारत के अधिकांश कृषि भूमि पर रबी फसलों को नहीं बोया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ई नैम एक ऑनलाइन कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी उपज को सीधे व्यापारियों से जोड़ने की सुविधा देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। तो पहला कथन इसमें है राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, जिसको कि नेशनल मिशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NMOF का उद्देश्य क्या है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना है। दूसरा, हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं उत्पादन तक सीमित रहा, अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तीसरा कथन है कृषि में सहकारिता मॉडल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। केवल एक और तीन सही होगा, दूसरा जो है वो गलत होगा। केवल गेहूं नहीं, गेहूं और धान दोनों पे पड़ा है। राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन जैविक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास से संबंधित है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का उद्देश्य है कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाना। और तीसरा कथन है भारत में श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तीनों ही कथन सही हैं। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से और जलीय कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम प्लेटफॉर्म को 2016 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई। और तीसरा कथन है हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीजों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।